फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो आपको हर पल सस्पेंस और थ्रिलर से भर देगी। हमारे पास एक पुरानी और डर से भरी हुई डायरी है जो हर उस चीज को लिख देती है जो आगे चलकर सच हो जाती है। दी डायरी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जो कुछ भी वो कर रही है वो एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल हॉरर का हिस्सा बन रहा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के आगाज में हमें जंगल में एक वीरा नामी लड़की को दिखाकर किया जाता है। वो अपने कुत्ते को ढूंढ रही थी, लेकिन फिर वो देखकर हैरान रह जाती है। जब उसकी माँ आती है तो वीरा की गोद में इस कुत्ते को देखती है। इस कुत्ते में एक चुरी की हुई थी। वीरा अपनी मॉम से कहती है कि अम्मी, इसने रोना बंद कर दिया। इसका मतलब था कि इसका कुत्ता मर चुका था। अब वीरा की माँ एक दिमागी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर वीरा को एक खिलौना कुत्ता देता है और कहता है कि ये लो, अपने कुत्ते के साथ खेलना शुरू करो। वीरा कहती है कि मेरा कुत्ता मर चुका है, मैं कैसे खेल सकती हूँ। हकीकत में वीरा अपने कुत्ते की मौत से बहुत सदमे में थी, जिसकी वजह से इसका इलाज किया जा रहा था क्योंकि वो सबसे बात करना बंद कर चुकी थी। लेकिन डॉक्टर के इलाज से वो बेहतर हो रही थी और इसने बातचीत करना भी शुरू कर दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वीरा अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठी हुई कहीं जा रही थी। इसकी माँ का नाम ओल्गा था। वो दोनों एक घर के करीब आकर रुकते हैं जो ओल्गा ने हाल ही में खरीदा था, क्योंकि ओल्गा तलाक याफ्ता थी और अपनी बेटी वीरा के साथ इस घर में रहने आ गई थी। वीरा को ये घर बहुत पसंद आया। ओल्गा अपने साहब शोहर विक्टर को मैसेज करती है और कहती है कि हम एक नए घर में आ गए हैं जो हमें बहुत पसंद आया। वीरा भी नॉर्मल हो रही है और इस तरह वो अपने शोहर को इतला देती रहती है। रात होते ही बिजली चली जाती है, लेकिन ओल्गा इस बात पर ध्यान नहीं देती और वीरा को इसके कमरे में सुला देती है। फिर जब वो अपने कमरे में जा रही थी तो इसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था जो कि पहले बंद था। हैरान होकर वो जाकर चेक करती है। अटैक खाली था, वहां बस एक डिब्बा रखा हुआ था। ओल्गा ने पहले इस डिब्बे को वहां नहीं देखा था, इसलिए वो इसे खोलकर देखती है कि इसमें एक डायरी और कई छोटी चीजें मौजूद थी। इस वक्त इसे नीचे से एक आवाज आती है। वो सोचती है कि शायद वीरा जाग गई है और मेरे पास आ रही है, लेकिन जैसे ही वो उठती है इसे लगता है जैसे कोई साया इसके पास से गुजरा है। लेकिन वो सोचती है कि ये मेरा वहम होगा, ये मेरा अपना साया होगा जिससे मैं डर गई हूँ। वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह वो एजेंसी को मैसेज करती है और कहती है कि आपने कहा था कि पूरा घर बिल्कुल खाली है, लेकिन अटैक में एक डिब्बा है जिसमें एक डायरी और कुछ चीजें हैं। बराह करम मालूम करे कि ये किसका है। वैसे भी आज वीकेंड था और विक्टर वीरा को लेने आया था, क्योंकि अदालत के मुताबिक वीरा बाकी दिनों अपनी मॉम के साथ रहेगी और वीकेंड पर अपने वालिद के साथ। फिर वीरा खुशी खुशी अपना सामान पैक करके जाने आती है, क्योंकि इसके वालिद ने वादा किया था कि वो उसे घोड़े की सवारी करवाएंगे। लेकिन अब विक्टर कहता है, बेटी पहले हम थोड़ी देर मेरे दोस्त के साथ वक्त गुजारेंगे, फिर घोड़े की सवारी करेंगे। ये सुनकर वीरा नाराज हो जाती है। वो कहती है, फिर मैं आपके साथ नहीं जा रही, मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी, क्योंकि वो अपने वालिद के दोस्तों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन ओल्गा इसे समझाती है, बेटा ये थोड़ी देर की बात है, मिल लो, फिर पूरा दिन अपने वालिद के साथ गुजारना। वीरा मान जाती है और जब वो दोनों चले जाते हैं तो ओल्गा अपना ऑफिस सेट करने लगती है, लेकिन अचानक इसे सर में दर्द होने लगता है। ऐसे लगता है कि कमरा भी बदल रहा है। इसे इस जगह के बारे में अजीब ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ सकती इसका फोन बजता है और इसका सर दर्द भी ठीक हो जाता है। कॉल एजेंसी की तरफ से थी। वो कहती है कि जी, हमने इस घर के पिछले मालिक से मालूम किया है। वो कहते हैं कि अटैक में हमारे पास कोई डिब्बा नहीं था। ये सुनकर ओल्गा भी सोच में पड़ जाती है कि फिर ये डिब्बा किसका है। वो एक बार फिर इस डिब्बे को चेक करने के लिए जाती है। वो इस बॉक्स में से डायरी निकालती है और पढ़ना शुरू कर देती है। डायरी के सफ़ात पढ़ने के बाद वो थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि ये एक पागल कातिल की डायरी थी जिसने अपने कातिलों की तमाम तफसीलात लिखी हुई थी। वो कैसे अपने शिकार को तकलीफ देकर कत्ल करता था। इस डायरी में ये सब तफसील से लिखा हुआ था। ओल्गा ने सोचा कि ये बॉक्स मेरे घर में एक लम्हा भी नहीं रह सकता। ये सोचकर वो बॉक्स को घर के बाहर कचरे के पास रख देती है। फिर वो उस रूम की सफाई करने लगती है, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो बॉक्स फिर से वहीं पर मौजूद था जहाँ इसने इसे कुछ देर पहले देखा था। वो हैरत ज़दा हो गई और दोबारा एयरटिक का रुख किया। ओल्गा घबरा गई और घर के बाहर जाने लगी। इसी वक्त विक्टर का फोन आया। विक्टर ने बताया कि वीरा ने अपना हाथ काट लिया है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर ओल्गा फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां विक्टर के साथ इसकी दोस्त भी मौजूद थी। ओल्गा ने पूछा, तुमने इसे छुरी क्यों दी? विक्टर की दोस्त ने कहा, मैं किचन में काम कर रही थी, वीरा मेरे पास आई और जिद करने लगी कि मुझे छुरी दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने छुरी वापस ले ली, लेकिन फिर से इसने छुरी ले ली और अपना हाथ काट लिया। ये बताओ क्या ये कोई मसला है? ओल्गा दिल ही दिल में सोचने लगी, ये लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं। फिर डॉक्टर वहां आया और कहा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये कोई खतरनाक जख्म नहीं, बस 4-5 दिन तक पट्टी तब्दील करना होगी ताकि जख्म बढ़ जाए। ओल्गा ने कहा, मैं जा रही हूँ, अगर वीरा ने मुझे देखा तो वो मेरे साथ जाने की जिद करेगी। मैं इसे कल ले आऊंगी, क्योंकि नए घर में कुछ काम
हो रहा है, लेकिन असल में वो झूठ बोल रही थी क्योंकि इसे बॉक्स से डर लग रहा था। वो ये बात सबसे छुपा लेती है। विक्टर की दोस्त कहती है कि अगर घर में काम चल रहा है तो तुम भी हमारे साथ ही रुक जाओ। ओल्गा इस बात पर राजी हो जाती है। शाम को वो सब विक्टर के घर पहुंचते हैं। यहाँ ओल्गा वीरा से पूछती है, बेटा तुमने अपना हाथ क्यों काटा? लेकिन विक्टर इसको रोकता है और वीरा को बाहर बेच देता है। ओल्गा को गुस्सा आता है और कहती है कि मैं इससे बात कर रही थी और तुमने इसको बाहर बेच दिया। विक्टर कहता है ये एक हादसा है, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ओल्गा कहती है क्या तुम इसे मामूली बात समझते हो? तुमने देखा था इसने कुत्ते के साथ क्या किया? विक्टर ने ये सुनकर कहा ये सब महज इत्तेफाक था, कोई नई कहानी मत बनाओ। और इस तरह विक्टर ओल्गा को खामोश करवा देता है। अगली सुबह ओल्गा वीरा को बहाना करके समझाती है और अकेले अपने घर वापस आ जाती है, जहां वो एक डॉक्टर को बुलाकर सब कुछ बताती है। डॉक्टर इस पर यकीन नहीं करता और दोनों उस बॉक्स को कचरे के पास रख देते हैं, लेकिन जब वो वापस इटक आते हैं तो बॉक्स फिर से अपनी पुरानी जगह मौजूद था। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गया और डायरी पढ़ने लगा। ओल्गा को ये कमरा अब और ज्यादा पुरअसरार लगने लगा। वो देखती है कि कातिल अपने शिकार को कत्ल कैसे करता है। ये सब देखकर ओल्गा की हालत और खराब हो जाती है। डॉक्टर डायरी में लिखे नाम और इनकी उम्र भी देखता है। ओल्गा इंटरनेट पर इन नामों को तलाश करती है, लेकिन कोई मालूमात नहीं मिलती। ओल्गा कहती है कि शायद ये सब सिर्फ कातिल के ख्यालात हों। डॉक्टर कहता है कि कत्ल के वक्त और तफसीलात लिखी हैं जो ये जाहिर करते हैं कि ये ख्यालात नहीं बल्कि वाकई हकीकत है। मसलन एक शिकार को सुबह 6:45 पर कत्ल किया गया था, लेकिन फिर वो 7:45 पर मर गया। वो बॉक्स से एक जोड़ी बालियां निकालती हैं जो थोड़ी पुरानी लग रही थी और इन तमाम चीजों के साथ ओल्गा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इसने घर पर अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। इसलिए वो सोचती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। वो ये नहीं समझ पाती कि अब क्या करना चाहिए। अगले दिन वो दोनों डायरियों को देख रही होती है, जहां एक औरत का खाका बनाया गया था जिसका चेहरा ओल्गा से बहुत हद तक मेलजोल रखता था, लेकिन इसकी पेशानी पर सिर्फ चोटें थी। जब डॉक्टर कहता है कि मेरी एक दोस्त जो तहरीर की माहिर है, इस डायरी को देखकर वो पागल कातिल के बारे में सब कुछ बता सकती है और ये भी कि जो कुछ लिखा था वो कातिल ने नहीं लिखा और कई देकर बातें भी। इसलिए विक्टर वीरा को घर छोड़ने आता है और जब डॉक्टर वीरा के हाथ पर पट्टी देखता है तो वो पूछता है, बेटा तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वीरा जवाब देती है, कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा हादसा था। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है, जहां ओल्गा इसे सुला देती है। अगली सुबह ओल्गा वीरा के बैग में एक अजीब सा खाका देखती है, जहां इसने अपना हाथ काटा था, खून बह रहा था और इसके हाथ में छुरी थी, यानी इसने सारा खाका अपने हाथ से बनाया था। ये देखकर ओल्गा को वो दिन याद आ जाता है जब इसका कुत्ता मर गया था। इस दिन इसका कुत्ता गाड़ी के नीचे आकर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। विक्टर ने कुत्ते को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन जब ओल्गा कुत्ते को देखने आई तो इसने इसके पेट में छुरी देखी जो वीरा का ही काम था। और जब वो ओल्गा से कह रही थी कि वो रोना बंद कर देगा तो इसका मतलब ये था कि वो अपने कुत्ते को तकलीफ में नहीं देख सकती थी और इस दर्द से बचने के लिए इसने कुत्ते को छुरी से मार डाला। इसके बाद वो इस महीने डॉक्टर के इलाज में थी। इसका एक सेशन अभी जारी था। डॉक्टर वीरा से कहता है, अच्छा बताओ, जब तुम्हारे माँ बाप कुत्ते को हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो क्या वो सही काम कर रहे थे जो तुमने किया या वो सही था? वीरा कहती है कि जो मैंने किया वो सही था। वो बेचारा दर्द में था, माँ बाप को इसका दर्द महसूस नहीं हुआ, मैं इसका दर्द नहीं देख सकती थी तो मैंने इसका दर्द खत्म कर दिया। फिर डॉक्टर पूछता है, अच्छा फिर तुमने इस दिन अपना हाथ क्यों काटा? वीरा जवाब देती है, सारी गलती मेरे वालिद की दोस्त की थी, इससे मुझे संभालना नहीं आता। असल में इस दिन वीरा ने जानबूझकर अपना हाथ काटा था ताकि वो विक्टर की दोस्त को इल्जाम दे सके और इसे मुजरिम साबित कर सके क्योंकि इसे वो पसंद नहीं थी। अगले दिन ओल्गा और डॉक्टर तहरीर के माहिर के पास जाते हैं। वो इन्हें पागल कातिल की डायरी दे देते हैं। डायरी में सब कुछ गौर से देखने के बाद वो कहती है कि इस डायरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले 2 शिकारों की तफसीलात, इनके अजाब और कत्ल की तमाम तफसीलात लिखी हुई हैं, लेकिन तीसरे शिकार का जिसका नाम मार्टन है शायद अब तक कत्ल नहीं हुआ क्योंकि इसके कत्ल की कोई तफसील नहीं लिखी गई। मुमकिन है कि कातिल ने अभी तक इसे मारा ही ना हो। और हाँ, इन 3 शिकारों के अलावा डायरी में चौथे शिकार के इम्कानात भी हैं जिसके बारे में कातिल ने वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा, जैसे इसका नाम क्या है और दूसरी तफसीलात बस इस नाम मालूम शिकार का बार बार जिक्र किया गया है। मुमकिन है कि वो चौथा शिकार पहला शिकार हो जिसका कातिल को याद नहीं क्योंकि इसने इसे बचपन में मारा होगा। वैसे भी जो कुछ भी है वो कातिल लड़की बहुत ज्यादा अफसुर्दा थी, वो बहुत दर्द में थी और बहुत गुस्से में थी। ये सुनकर दोनों काफी हैरान हो गए। वो कहते हैं, क्या कहा आपने? कातिल लड़की? माहिर कहती है, हाँ, इस लिखाई को देखकर ये साफ है कि पागल कातिल लड़की है। इसके अलावा इसकी लिखाई
का तरीका भी बिल्कुल खास है। अब जैसे हम आम तौर पर अंगूठे और उंगली से लिखते हैं, लेकिन कातिल ने अपने अंगूठे और दरमियान वाली उंगली से लिखा है। ये सब सुनकर ओल्गा काफी परेशान हो गई। वो सोचती है मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अपनी बेटी को पागल कातिल के घर में रखूं। ऊपर से हर वक्त मुझे ये महसूस होता है कि कातिल घर में है। जब डॉक्टर इसे कहता है कि तुम एक काम करो, इसे विक्टर के घर छोड़ दो, फिर वो सोचेंगे कि आगे क्या करना चाहिए, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इसे वापस ले आना। डॉक्टर ओल्गा को भी दुआ देता है क्योंकि वो काफी परेशान थी। जब वो दुआ लेने के बाद नहाने गई तो अपने कमरे से आवाज सुनी। जब वो गई और चेक किया तो किसी का साया देखा। जब ओल्गा ने इसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, अचानक से किसी ने इसके सर पर जोर से मारा, जिससे वो गिर गई। इसकी आवाज सुनकर डॉक्टर फौरन यहाँ आता है और इसकी देखभाल करता है। ओल्गा इसे बताती है कि कातिल घर में है, मैंने इसे देखा और इसने मुझे हमला भी किया। लेकिन डॉक्टर वहां पर किसी को भी नहीं देखता। लेकिन फिर छत से किसी के दौड़ने की आवाज आती है। डॉक्टर सोचता है ये जरूर कातिल होगा, इसलिए जब वो जाकर चेक करता है तो ओल्गा वहां बैठी होती है जख्मी हालत में, जो अभी भी वो डायरी पढ़ रही होती है। वो डॉक्टर को बताती है कि देखो, इस डायरी में ये लिखा था कि मार्टिन सिर्फ टॉर्चर हो रहा है, लेकिन अब ये भी लिखा है कि वो अगले 48 घंटों में मर जाएगा। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी कातिल करता है वो इस डायरी में लिखा होता है, और अब हमें मार्टिन को ढूंढकर इसकी जान बचानी है। फिर जब ओल्गा ने देखा तो वो डॉक्टर को इसी औरत का खाका दिखाती है जिसका चेहरा ओल्गा से मिल रहा था। वो कहती है कि देखो, इस औरत के माथे पर मेरे जैसे निशान है, जो पहले मेरे माथे पर नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल इसी जगह पर हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैंने अंदाजा लगाया है कि जो कुछ भी डायरी में लिखा है वो हाल के वक्त में होता है, यानी डायरी के मुताबिक जो चीजें गुजरे हालात और मुस्तकबिल में लिखी गई हैं वो आने वाले वक्त में हो जाएंगी। वो डॉक्टर से कहती है मुझ पर यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, और चलो मार्टिन को बचाने चलते हैं। डॉक्टर इससे मुतफिक हो जाता है और मार्टिन की डायरी में लिखी तफसीलात निकालता है, जहाँ से इसे एक रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है। जब वो वहाँ गई तो इसे पता चला कि रेस्टोरेंट अभी बन रहा है। तो दोनों वहाँ की औरत से कहते हैं कि हम मार्टिन से मिलना चाहते हैं। औरत के हाथ में बच्चा था। वो कहती है कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम मार्टिन है। अब डायरी के मुताबिक मार्टिन की उम्र 32 इयर्स थी। दोनों सोच रहे थे कि जब मार्टिन की उम्र 32 साल हो जाएगी तब वो मरेगा। इस सोच के साथ इनके जहन परेशान हो गया और वो घर आ गई। ओल्गा कहती है कि मुझे इस बात की फिक्र है कि 48 घंटे अब खत्म होने वाले हैं, हमें मार्टिन को बचाना है, कैसे बचाए। लेकिन फिर ओल्गा ने एक बहुत हैरत अंगेज मंजर देखा कि वीरा के हाथ पर पट्टियां थी, जिसकी वजह से वो अपनी उंगली के साथ अपने अंगूठे का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो पेंसिल को अपने अंगूठे और दरमियान वाली उंगली से पकड़कर और ड्राइंग कर रही थी। ये वही बात थी जो माहिर ने कातिल के बारे में बताई थी। ओल्गा पेंसिल उतार कर कहती है कि जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो सकता तुम ड्राइंग नहीं कर सकती। ये सुनकर वीरा अपनी मोम से नाराज हो जाती है, लेकिन फिर विक्टर की आवाज आती है और वो अपने वालिद के पास चली जाती है। लेकिन ये क्या था? विक्टर ने वीरा के लिए एक गिफ्ट बॉक्स लाया था जो एटिक से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। ओल्गा बहुत गुस्से में आ गई। इसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इसने बॉक्स और वीरा को एटिक में ले जाकर इससे पूछा, बेटा तुम्हें इस बॉक्स के बारे में कुछ चीजें हैं जिनके बारे में पता है? लेकिन वीरा कहती है कि नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। इस पर ओल्गा ने इसे वहाँ से निकाल दिया और जब इसने डायरी देखी तो इसमें लिखा था कि मार्टिन मर गया है। ओल्गा दोबारा परेशान हो गई। इसे ये भी गम था कि वो कुछ नहीं कर पाई। जब डॉक्टर ने इससे इस बारे में पूछा, ओल्गा ने कहा वो पागल कातिल कोई और नहीं बल्कि वीरा मेरी बेटी है, जो अभी बहुत मासूम लगती है, लेकिन आगे चलकर वो एक पागल कातिल बन जाएगी। जो भी खून वो आगे जाकर करेगी इसकी तमाम तफसीलात इस डायरी में लिखी हुई हैं। ये कहकर इसने डॉक्टर को डायरी दिखाई जिसमें मार्टिन की मौत का जिक्र था। ओल्गा रोने लगी। वो कहने लगी, मेरी तरबियत में अब क्या बचा था, लेकिन मैं इसे कातिल नहीं बनने दूंगी, मेरी मदद करो। डॉक्टर ने कहा वो अभी छोटी लड़की है, तुम फिक्र ना करो, वो ठीक हो जाएगी, हम इसका इलाज करेंगे। और डायरी में ये भी लिखा था कि किसी गलत लहर की वजह से इसने अपना पहला कत्ल किया और अगर हम इस लहर के बारे में जान लेंगे तो हम इसे रोक सकते हैं। इससे वो अपना पहला कत्ल नहीं करेगी, ना ही वो कातिल बनेगी। ओल्गा ने कहा ठीक है, लेकिन अगर इसका पहला शिकार एक कुत्ता था तो वो लिखने वाले के पास गई। इसने कहा डायरी में
اس نے تمام قتل کیے اور جو کتا اس نے مارا وہ اس نے بچپن میں کیا تھا۔ اسے لگا کہ اس نے صحیح کام کیا، اس نے کتے کو بھڑکتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس نے اسے مار ڈالا۔ ہم وہ غلط فہمی نہیں کہہ سکتے جو بچپن میں ہوئی ہے۔ اس نے قتل اپنی جوانی میں کیے اور اس کا پہلا شکار چوتا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا نام نہیں لکھا۔ وہ کچھ کہہ سکتی تھی، اس نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوگا جس سے وہ غصے میں آ گئی۔ شاید اس نے اپنے بچپن میں اس بچے کو مارنے کی کوشش کی تھی جس کا بدلہ اس بچے نے بڑے ہو کر لیا اور اس کے اندر کا جانور جاگ گیا اور اس نے اپنا پہلا قتل کیا جو ڈائری میں کہیں بھی نہیں دیا گیا۔ اگلی صبح اولگا ویرا کی سالگرہ پارٹی میں بیٹھی تھی اور ویرا آرام سے کھیل رہی تھی۔ پھر وکٹر نے اپنے دوست کو ایئرنگ تحفے میں دیے جو اولگا کو حیران کر گئے کیونکہ یہ وہی ایئرنگ تھے جو اولگا نے دیکھے اور سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ویرا کا پہلا شکار وکٹر کی دوست ہے، یعنی جب ویرا بڑی ہوگی تو وہ اپنا پہلا قتل کرے گی کیونکہ وہ اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ تو جب وہ اولگا کو لے کر گھر واپس آتی ہے تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ آگے چل کر وہ کبھی بھی ویرا کو وکٹر کے گھر نہیں بھیجے گی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کو قاتل بننے سے بچائے۔ جیسے جیسے ویکنڈ گزرا وکٹر نے اولگا کو بار بار کال کرنا شروع کر دی تاکہ وہ ویرا کو لے جا سکے جہاں اولگا کو لگتا ہے کہ شاید پہلا شکار وکٹر کا دوست نہیں بلکہ کسی اور کا تھا۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے وہ ایٹک میں آتی ہے اور باکس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے ویرا تم یہاں ہو، میری پیاری بیٹی، مما تمہاری مدد کرنا چاہتی ہیں، مجھے بتاؤ کہ یہ جو مینیپولیشن ہے تم نے اپنی ڈائری میں لکھا وہ کیا ہے، میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ اور پھر سے اولگا نے ایک سایہ دوڑتے ہوا دیکھا جس کے ساتھ ویرا کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ اولگا دوڑتے ہوئے کمرے کی طرف جاتی ہے لیکن دروازہ بند تھا۔ اولگا نے دروازے پر دستک دی اور کہا بیٹا کیا تم ٹھیک ہو، دروازہ کھولو، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ پھر اولگا دور سے دوڑتی ہوئی آئی اور دروازہ کھول دیا لیکن بس تبھی ویرا بھی دروازہ کھولنے آئی تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ پہ چوٹ لگ گئی، خون نکل رہا تھا اور اب وہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی اور اولگا نے اسے چپ کرنے کو کہا اور پیار سے اسے کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کر دی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اور وہ رات کو ویرا کے ساتھ سو گئی۔ اولگا اس مشکل میں تھی اور وہ اس کو اسکول بھی نہیں بھیجتی اور گھر میں ہی بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر یہاں پر وکٹر آ جاتا ہے جو بہت غصے میں تھا کیونکہ اولگا نے اسے ویکنڈ پر وکٹر کے گھر بھیجنے سے منع کر دیا تھا اور اولگا بار بار فون بھی ڈسکنیکٹ کر رہی تھی۔ اور اب جب اس نے ویرا کے چہرے پر چوٹ کے نشان دیکھے تو وہ غصے میں پوچھتا ہے تم میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اب انہیں لڑتے ہوئے دیکھ کر ویرا ڈر کے مارے بھاگ گئی، میں اس کی ماں ہوں، مجھے پتا ہے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ وکٹر چلا جاتا ہے اور پھر ڈاکٹر آتا ہے۔ ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ تم ویرا کو علاج کے لیے کیوں نہیں بھیج رہی؟ وہ کہتی ہے کہ میں اس کی ماں ہوں، میں اس کا خیال رکھ سکتی ہوں اور میں اسے کلر بننے سے روک دوں گی۔ پھر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا اور پھر وکٹر پولیس کے ساتھ واپس آیا کیونکہ اولگا نے کورٹ کے رولز توڑ دیے تھے ویرا کو اس کے گھر بھیجنے کی بجائے، تو اب کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ وہ ویرا کو وکٹر کے ساتھ بھیج دیتی ہے۔ جب وہ رات کو ڈنر کر رہے تھے کہ وکٹر کی دوست نے اسے کہا کہ بیٹا کل ہم گھومنے کے لیے باہر جائیں گے۔ پھر ویرا غصے سے اسے کہتی ہے کہ تم میرے پاپا کی دوست ہو نہ کہ میری ماں۔ یہ سن کر وکٹر غصے میں آ جاتا ہے اور ویرا کو ڈانٹتا ہے۔ پھر ویرا بھی غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہاں اولگا اور ڈاکٹر پریشان تھے کہ وہ کون سی وائبریشن تھی جو ویرا کو کلر بنانے پر مجبور کرتی ہے، کیا اس کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا جو اس کی زندگی کو الٹ کر رکھ دے گی؟ اب اچانک سب کچھ ہلنے لگتا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید زمین کا ہلنا ہے یعنی زلزلہ۔ وکٹر کا گھر بھی ان کے ساتھ ہل رہا تھا۔ پھر وکٹر کی دوست ویرا کے کمرے کی طرف دوڑی تاکہ اسے بھی یہاں سے باہر لے جائے لیکن وہ منع کر دیتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد زلزلہ رک جاتا ہے۔ اولگا ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ یہ وہ وائبریشن تھی جو ویرا کو کلر بنا دے گی۔ اسی سوچ کے ساتھ دونوں وکٹر کے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن راستے میں ایک بڑا درخت گر گیا زلزلے کی وجہ سے اور وہ یہاں پر اٹک گئے تھے۔ اور دوسری طرف جب وکٹر اور اس کی دوست سو رہے تھے ویرا چپکے سے ان کے کمرے میں آئی اور دیکھا کہ یہ بالیاں اس طرح باکس میں آئی ہیں۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی گردن کاٹ دے گی لیکن بدلہ لینے کے لیے وہ بس بال کاٹ دیتی ہے۔ لیکن اچانک وکٹر کی دوست کی آنکھیں کھل جاتی ہے، وہ بھوک سے جاگتی ہے جب وکٹر ویرا کو باہر لے جاتا ہے اور اسے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو، تم کیا کر رہی تھی؟ وہ اسے برا بلا بھی کہتا ہے اور جب وہ اندر آئی تو اس نے کسی کی گرنے کی آواز سنی اور جب وہ دیکھنے گئی تو وہاں پر وکٹر کی مردہ لاش پڑی تھی۔ وہ تو پہلے خوف کی بات جو اولگا کو قتل کے بارے میں کی تھی وہ حقیقت بن گئی۔ ویرا سیڑھیوں کے قریب بیٹھی تھی، اصل میں وکٹر مسلسل اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اس بات سے غصہ ہو کر ویرا نے اسے دھکیل دیا اور وہ کنارے پر کھڑا تھا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گر گیا اور مر گیا۔ یہ ایسا تھا کہ اگر اولگا
بالکل ٹوٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اور بھی قتل ہوں گے اور اولگا کی کوششوں کے باوجود کوئی بھی ویرا کو قاتل بننے سے نہیں روک سکتا۔ پھر اگلی صبح ایمبولینس کی ٹیم، پولیس سب آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اولگا سے کہتا ہے کہ تم ویرا کو نہیں لے جا سکتی کیونکہ تحقیقات جاری ہیں۔ اب چونکہ اولگا اکیلی تھی، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چپکے سے گاڑی میں بیٹھ کر ویرا کو وہاں سے لے جانے لگتی ہے۔ اب اولگا یہ ویرا کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وہ ویرا سے کہتی ہے کہ جس شخص کو تم نے مارا ہے وہ تمہارا والد تھا۔ میں نے سوچا کہ تم بڑی ہو کر قاتل بنو گی لیکن تم بچپن میں ہی بن گئی، لیکن اب میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی تمہاری وجہ سے اپنی زندگی گنوا دے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں کو مر جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اولگا گاڑی کی رفتار تیز کر دیتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر حادثہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے گاڑی الٹ جاتی ہے اور اسکرین سیاہ ہو جاتی ہے۔ اگلے منظر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اولگا تو زندہ تھی لیکن اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ اسے شدید چوٹیں آئی تھی لیکن اس کے زخم کم تھے۔ وہ اولگا کو دیکھتی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سوچ رہی ہے کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، دیکھو میں تم سے سارے حساب چکتا کروں گی۔ اب ہمیں یہاں وہ یاد آتا ہے جو رائٹنگ ایکسپرٹ نے کہا تھا کہ ویرا کا پہلا شکار جس نے یقیناً اسے کچھ کہا ہوگا اور غصہ دلایا ہوگا، شاید اسے تکلیف دینے کی کوشش کی ہوگی۔ جب ویرا غصے میں آئی اس نے اپنا دماغ کھو دیا اور اس کے اندر کا جانور جاگ گیا، اور جب اس نے اپنا پہلا شکار کیا تو اس نے مزید لوگوں کو مارا۔ اب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالانکہ وکٹر ویرا کی وجہ سے مرا لیکن ویرا نے اسے خود سے دور کرنے کے لیے دھکا دیا تھا، یعنی وہ اپنے والد کو مارنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، یہ بس ایک حادثہ تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اولگا نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی تو بدلے کے طور پر ویرا سب سے اولگا کو مارے گی، یعنی اس کا پہلا شکار کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ہوگی۔ اس نے اسے سب سے پہلے مارا۔ اس زلزلے کی وجہ سے وقت کے سفر کا دروازہ یعنی ماضی و حال وہاں کھل گیا تھا جہاں سے وہ آتا جاتا تھا۔ وہ ایٹک میں بار بار چلا جاتا تھا کیونکہ اس کے بعد ویرا اسی گھر میں رہتی رہی کئی سالوں تک، اور اس نے سب کچھ کیا لوگوں کو مارنے کے لیے جس کے بارے میں سب کچھ اس ڈائری میں لکھا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ فلم یہاں اتنے ہولناک اختتام کے ساتھ ختم کی جاتی ہے۔